चलिए, अब हमारे साथ जो है आज आकाश जिंदल साहब जुड़ चुके हैं। चूंकि आरबीआई पॉलिसी की जो आउटकम्स जो आए हैं उनको बहुत ही बारीकी से समझने की ज़रूरत है, और चूंकि देश और दुनिया जो है आकाश जिंदल साहब को बहुत ही बारीकी से सुनता है, समझता है, क्योंकि बहुत ही जटिल मुद्दों को जो है एकदम आसान भाषा में समझाते हैं। तो आकाश सर, आपका बहुत स्वागत है मनी नाइन पर। धन्यवाद जी। सर, फर्स्ट ओपनिंग रिएक्शन आपसे लेना चाहेंगे। जिस तरह से आरबीआई ने जो है इस बार जो है रेपो रेट में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया, 5.25 के आसपास जो है रेपो रेट को बरकरार रखा है, लेकिन जो ग्रोथ को लेकर उन्होंने जो बात कही है, कहा गया कि जीडीपी ग्रोथ का जो अनुमान है पहले फाइनेंशियल ईयर 26 में पहले 7.3 था, अब जो है 7.4 कर दिया गया। फिर क्वार्टर वन जो है फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए जो है पहले 6.7 का जो था, अब उसको बढ़ाकर अब 6.9% किया गया है। क्वार्टर टू में जो है फाइनेंशियल ईयर 27 की मैं बात कर रहा हूँ, 6.8 से बढ़ाकर 7% का किया गया है। क्वार्टर थ्री में 7 को जो है एज इट इज 7 ही रखा गया है, और क्वार्टर फोर फाइनेंशियल 27 में जो है 6.5% का पहले अनुमान था, जिसको भी अब जो है 6.5% के आसपास ही रखा है। आपसे समझना चाहेंगे, ओपनिंग रिमार्क दीजिए, उसके बाद जो है चर्चा को आगे लिए चलेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जहां तक है रेपो रेट का, रेपो रेट मैंने पहले भी प्रिडिक्ट किया था, तमाम चैनल्स पे रात से प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि सेम रहना चाहिए। और सही बात है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in की जो प्रोडिक्शन थी वो सही रही है, और सही रहना ही चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी 125 बेसिस पॉइंट जो है कट देख चुके हैं ऑन अ क्यूमुलेटिव बेसिस एक साल में। तो 125 बेसिस पॉइंट एक सफिशिएंट कट होता है। प्लस अभी हमें समय देना चाहिए बैंक्स को ट्रांसमिशन के लिए। अब फोकस होना चाहिए ट्रांसमिशन, क्योंकि वो रेट कट पूरी तरह ट्रांसमिट नहीं हुआ है। दर्शकों को आसान भाषा में समझा दूं कि बैंक्स और फाइनेंस कंपनीज ने सभी ने उस हिसाब से रेट कट नहीं किया, तो अब वक्त है कि उस पर ट्रांसमिशन पे फोकस किया जाए। अब ये जो रेट कट क्यों किया जाता है, रेट कट करने के पीछे एक मेन वजह ये होती है कि ग्रोथ को स्टिमुलस देना, ग्रोथ को बढ़ावा देना। ऑलरेडी ग्रोथ हमारी अच्छी चल रही है। जो लास्ट हमारे पास जीडीपी है 8.2% है, जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से फास्टेस्ट है। उसके बाद देखिए, ग्रोथ को लेके और काफी चीजें हुई हैं। सबसे पहले तो इंडो यूएस ट्रेड डील हुई है, जो क्लियरली हमारी ग्रोथ को जो है बढ़ाएगी। उससे क्लियरली एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, ओवरऑल कंफर्ट लेवल भी बढ़ता है, क्योंकि यूएस कभी हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। और मैंने एक कोरिलेशन भी देखा है, जितना हमारा उनके साथ बिजनेस होता है उसी तरीके से एफपीआईज भी आते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी आते हैं। क्योंकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी, हम कहते नहीं कि ग्लोबल हैं, बट प्राइमरीली यूएस के हैं, तो ग्रोथ को वहां फोकस मिलेगा। दूसरा, बजट के अंदर जो काफी अच्छी चीजें रखी हुई हैं ग्रोथ को लेके, चाहे कैपेक्स के ऊपर हो, चाहे सेमीकंडक्टर के ऊपर हो, बायोफार्मा के ऊपर हो, फ्रेट कॉरिडोर्स के ऊपर हो, तो ग्रोथ एश्योर्ड है। तो इसलिए रेट कट की कोई इतनी रिक्वायरमेंट थी नहीं। इन्फ्लेशन हालांकि अंडर कंट्रोल है। अब 1.33% की रिटेल सीपीआई है, जो कि आरबीआई का कंफर्ट लेवल 4% प्लस माइनस 2% है, उससे काफी कम है। अब रहा आपका जो एग्जैक्ट सवाल आप पूछना चाहते हैं कि ग्रोथ को बढ़ावा क्यों दिया, ग्रोथ को जो है थोड़ा टारगेट बढ़ाया क्यों गया है। अब हालांकि जो है आरबीआई की एग्जैक्ट कमेंट्री मैंने इस पर नहीं देखी है, बट मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि जो सारा कुछ ग्रोथ को लेके हो रहा है उसने कहीं ना कहीं आरबीआई को भी कॉन्फिडेंट किया है, क्योंकि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग नंबर्स हैं हमारे वो बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा ग्रोथ को लेके जो और चीजें हुई हैं, जैसे इंडो यूएस ट्रेड डील हो, या बजट के अंदर ग्रोथ को लेके क्लियरली फोकस रखा गया कि ये जो बजट है ये इसमें पॉपुलिज्म बिल्कुल भी नहीं है। इस बजट में बिल्कुल एक टेक्स्ट बुक बजट है, बहुत ही क्लासिक और बहुत ही बढ़िया बजट है, पॉपुलिज्म से बिल्कुल दूर है ये बजट। तो ये ग्रोथ को स्टिमुलस देगा। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का मानना है कि जो ग्रोथ के टारगेट्स पहले थे उनको तो हमें बढ़ाना ही चाहिए, क्योंकि ग्रोथ अब क्लियरली बढ़ के आएगी। तो अगर आरबीआई ग्रोथ के टारगेट्स को स्लाइटली बढ़ा रहे हैं तो आई टोटली एंडोर्स। वो कहीं ना कहीं वो ग्राउंड रियलिटीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ग्राउंड रियलिटीज को ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने इसको एनालाइज किया है, तो बिल्कुल ठीक है, ग्रोथ के टारगेट तो बढ़ाने चाहिए। मैं खुद जो है ग्रोथ के टारगेट्स जो हैं, जो मैं अपनी तरफ से टारगेट्स देता हूं जीडीपी ग्रोथ के, उसको मैं बढ़ा चुका हूं, क्योंकि ऑलरेडी चीजें बहुत पॉजिटिव जा रही हैं जी। अब जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स का भी देखें। अब अगर हम देखें ट्रंप साहब की मूव्स को, चाहे ग्रीनलैंड को लेके हो, चाहे उनकी मूव ईरान को लेके हो, कहीं ना कहीं बातें बहुत कही जाती हैं, लेकिन एक्चुअल जो है चीजें बहुत कम होती हैं। अब भी ये लगता है, जो मैं यूएस में, यूरोप में अपने मित्रों से बात कर रहा हूं, एक्सपर्ट से, कि शायद ईरान के साथ सिर्फ बातचीत में ही जो है एस्केलेशन हो, अल्टीमेटली शायद कोई एक्शन ना हो और बातचीत के जरिए चीजें सॉल्व हो जाए। यानी जियोपॉलिटिकल चीजों के, जो मैं कहना चाहता हूं, द पॉइंट व्हिच आई वांट टू ड्राइव होम इज, जियोपॉलिटिकल चीजों के थ्रेट्स ज्यादा बड़े लगते हैं। एक्चुअल जो है जियोपॉलिटिकल इश्यूज
एग्जीक्यूट होते हुए या ओके एक्चुअली ट्रांसलेट होते हुए वो एक्शन में वो बहुत कम लग रही है। ओके तो जब वो उसको लेके शांति है तो जाहिर सी बात है जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी। तो इसलिए अगर आरबीआई जीडीपी ग्रोथ को स्लाइटली बढ़ा रहे हैं तो मैं एंडोर्स करता हूं कि जो है, हालांकि उन्होंने क्या रीजन दिया है, क्या कमेंट्री दी है, आई हैव नॉट गॉन इनटू दैट, बट मेरे हिसाब से जीडीपी ग्रोथ के अगर उन्होंने टारगेट ज्यादा दिए हैं तो आई फुली वेल एंडोर्स इट, ओके जीडीपी ग्रोथ ओके बढ़ेगी। ओके ओके आकाश सर, अब हमारे साथ जो है मार्केट एक्सपर्ट विकास सर भी जुड़ चुके हैं। विकास सर, बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। गुड मॉर्निंग सर। जी एंड गुड मॉर्निंग सर, आकाश आप जी। जी आपसे ओपनिंग रिमार्क लेना चाहेंगे सर। जिस तरह से जो है आरबीआई रिपोर्ट रेट में जो है किसी भी तरह के जो बदलाव नहीं किया गया, अनचेंज्ड रखा गया है चीज़ों को लेकर, उस पर जो है मार्केट का जो रिएक्शन जो है, सबसे पहले वो हम आपसे समझना चाहते हैं। हालांकि अभी जो ताज़ा अपडेट मैं देख पा रहा हूँ 25,550 के ऊपर जो है जाकर कारोबार करता हुआ दिख रहा है निफ्टी। तो क्या सर जो लो है आज का 25,491 का, वहाँ से सपोर्ट आ रहा है बाजार को या नहीं? जी डेफिनेटली, देखिए अगर निफ्टी की बात करें तो स्ट्रक्चर में जो है सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। 25,495 जो है ये एक आवरली में एक सपोर्ट जोन था, बट मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीचे का लेवल अगर अगर हम लोग देखें कि पैनिक अगर बाजार में आता है तो 25,400 से लेके 350 का जो जोन है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। कहीं ना कहीं बाजार यहाँ से सपोर्ट लेगा, लेके ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। ऊपर जी में एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 25,620 का। 25,620 के ऊपर जैसे ही स्पॉट निफ्टी निकलेगा तो 25,850 तक मूव करता हुआ नजर आएगा। जी ओके। सर। और विकास सर, आपसे भी एक ओपनिंग रिमार्क लेना चाहेंगे अबाउट द आरबीआई, जो उसका जो स्टांस रहा उसको आप कैसा देख रहे हैं? देखिए मच एक्सपेक्टेड ही था कि रेपो रेट्स में कुछ चेंजेस तो होंगे नहीं। एंड डेफिनेटली देखिए जो इतने सारे जो जियो पॉलिटिकल टेंशंस के चलते था और जो रुपी जो लाइफ टाइम लो पे चल रहा था, जी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिला जुला संकेत रहेगा। तो मैं ज्यादा उसके हिसाब से नहीं बात करूंगा उस पर, बट ये देखूंगा कि ठीक है जो इनकी जो ट्रेजेक्टरीज है एंड आरबीआई जब डिफरेंट टाइम्स में स्टेप इन करता है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव से करता है। तो थोड़ा सा अभी वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, इनके कमेंट्रीज को और थोड़े से अच्छे से मेरे को समझना पड़ेगा। ओके। देन ओनली मैं आपको इसके ऊपर में पूरा एक डिटेल व्यू दे पाऊंगा। चलिए सर, तो तब तक ममता जी का एक सवाल है टीजीएल पर, उस पर आप एक जानकारी दे दीजिए सर। टीजीएल के बारे में बताइए, क्या करने की सलाह है? टीजीएल जी, तीर्थ गोपीगौंड सर, काफी सारा 47.70 ट्रैक करते हैं। ट्रैक नहीं करता बट ओके सर, कोई नहीं कोई नहीं। टीजी सुचिता सुचिता जी के सवाल पर चलते हैं सर। जेएसडब्ल्यू सीमेंट 147 की खरीद क्या करें? जेएसडब्ल्यू सीमेंट, हाँ जेएसडब्ल्यू सीमेंट में मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। कंसोलिडेशन का मूड ऑन है, बट इसमें एक ब्रेकआउट जल्दी आने वाला है। 127 के ऊपर जैसे ही चलेगा एक ब्रेकआउट होगा। आप 115 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बाउंस बैक में आपको 135 और 140 के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। जी ओके ओके। अब कुछ महंगाई के भी आंकड़े आ गए हैं, उनको भी जो है हम आकाश सर से समझने की कोशिश करते हैं। असल महंगाई को लेकर जो है आरबीआई की तरफ से जो बातें सामने कही आई, जो एक पीसीआर से मैं अनुरोध भी करूंगा कि कुछ डेटा जो है वो आप फ्लैश कराइए ताकि हम लोग जो चर्चा कर सकें। अब फाइनेंशियल ईयर देखिए 2026 के लिए पहले जो है 2.0% के आसपास का था, उसको अब जो है कहा गया कि 2.1 होगा। क्वार्टर 1 फाइनेंशियल 27 में 3.9 था, उसको बढ़ाकर 4% किया है। क्वार्टर 2 फाइनेंशियल 27 में 4 को जो है 4.2 कर दिया गया है। और क्वार्टर 4 की बात की जाए तो 2.9 था, जो पहले अनुमान था सीपीआई महंगाई का, वो अब बढ़कर जो है 3.2 के आसपास किया गया। आकाश सर, कुछ ऐड करना चाहेंगे क्या? किन किन फैक्टर्स की वजह से लग रहा है कि जो आगे महंगाई जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी? हालांकि जो मैं कमेंट्स पढ़ रहा था आकाश सर, उसमें एक बात जो ये सामने आ गई है, कहा गया कि जो कीमती धातु है, मेटल्स में जो तेजी आ रही है, उस वजह से जो है महंगाई जो है बढ़ती हुई नजर आएगी। कुछ ऐड करेंगे सर? जी हाँ, बिल्कुल ऐड करना चाहूंगा। सबसे पहले तो आरबीआई ने जो बैंड दिया हुआ है इन्फ्लेशन का वो है 4% प्लस माइनस 2%, 2 जी यानी वो 4% प्लस माइनस 2%। इसे आम भाषा में कहूं तो 2 से लेके 6% के बीच में जो है आरबीआई का कंफर्ट लेवल है। उसमें भी आरबीआई चाहेंगे कि 4% से करीब हो, बहुत ज्यादा ना बढ़े। तो यहां महंगाई हमें उस कंफर्ट लेवल के बीच में दिख रही है, बहुत ज्यादा महंगाई सर उठाती हुई नहीं दिख रही है। तो जी इसलिए, और दूसरा ये बता दूं, ये जैसे आपने कहा धातुओं की वजह से है। अब यहां पे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन कौन सी परेशान करती है? इन्फ्लेशन के भी टाइप्स हैं हिंदुस्तान में। अगर आम आदमी को इन्फ्लेशन को ज्यादा परेशान करती है, दैट इज फूड इन्फ्लेशन। जी और इस बार कंफर्ट यह है कि फूड इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ती हुई नहीं दिख रही है। आम आदमी को भी और पॉलिसी मेकर्स पे भी जो इम्पैक्ट आता है फूड इन्फ्लेशन का ज्यादा आता है, क्योंकि धातुओं का ठीक है, उनका वेटेज कितना है उसके अंदर, कैलकुलेशन के अंदर, वो एक अलग चीज है, बट उतना डायरेक्टली जो है आम आदमी को और हमारे गरीब भाई बहनों को इम्पैक्ट नहीं करती। तो इसलिए इतनी इन्फ्लेशन से मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं। और दूसरा एक आपको एंगल बताऊं, जी इतनी इन्फ्लेशन ग्रोथ के लिए जरूरी भी है।
अभी हमने देखा आज से 3 महीने पहले मैं ग्लोबल चैनल्स पे क्या डिस्कस कर रहा था, चाइना की डिफ्लेशन। चाइना में चीजों के दाम कम हो रहे थे एंड वी वर वेरी वरीड, द ग्लोबल एंटायर ग्लोब एरिना ऑफ एनालिस्ट वर क्वाइट वरीड, बिकॉज हो क्या रहा था कि डिफ्लेशन हो रही थी। डिफ्लेशन क्यों हो रही थी? क्योंकि चाइना में लोगों के पास पैसे नहीं थे जाके बाजार में सरकार सामान स्टिमुलस खरीदने। दे रही थी सर, और यूएस में देखिए हाइपर इन्फ्लेशन था। हाँ, तो वही तो कह रहा हूं। तो ऐसे में कुछ इन्फ्लेशन, इंडिया जैसी इकोनॉमी में कुछ इन्फ्लेशन होना रीजनेबल है, और वो कुछ इन्फ्लेशन भी अगर नहीं होती तो दैट इज अ कॉज फॉर वरी। तो इसलिए अगर इंडिया में रीजनेबल इन्फ्लेशन होती है, अगर इंडिया में आप मुझसे पूछो कि आकाश जिंदल जी 3.5 या 4% इन्फ्लेशन है, तो ये मैं कहूंगा कि ये अच्छी है। उतनी इन्फ्लेशन जरूरी है, ये ऑलमोस्ट वैसी है जैसे अगर 20 साल का एक 20 साल की युवती, 22 साल की युवती तैयार होकर खूबसूरत लग के घर से निकलती है, तो वो उसके लिए नेचुरल है। अगर वो खूबसूरत बन के नहीं निकलती, खूबसूरत दिखना नहीं चाहती, तो कहीं ना कहीं जो है परहैप्स कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए चलिए, दिस इज ऑलमोस्ट नेचुरल। ओके, इतनी इन्फ्लेशन होना तो ठीक है, तो इतनी इन्फ्लेशन से हम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं है। रादर इतनी इन्फ्लेशन तो है, कहीं ना कहीं हमें बताती है कि इकोनॉमी सही चीजें से चल रही है, और डिमांड है। डिमांड है और कंजम्पशन है, क्योंकि डिमांड और कंजम्पशन भी कुछ ना कुछ इन्फ्लेशन को पुश करती है। तो ओके, इसलिए जो है उतनी रीजनेबल है। और जिस तरीके से सप्लाई चेन डिसरप्शन कुछ ना कुछ तो होंगी ही होंगी। देखिए, जो ओके। जियोपॉलिटिकल हालात है ईज होते दिख रहे हैं, बट कुछ सप्लाई चेन डिसरप्शन तो होंगी। तो इतनी सी इन्फ्लेशन तो इट्स नॉर्मल एंड नेचुरल। इससे हमें जो है डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं। इसे कहें हम कि नॉर्मल तरीके से इकोनॉमी चल रही है। एंड जब भी इकोनॉमी नॉर्मल तरीके से चलती है, तो ग्रोथ के लिए एक बैटिंग पिच आ जाती है। क्रिकेटिंग लैंग्वेज में कहूं, ग्रोथ इज ऑलवेज ऑन अ बैटिंग पिच। ओके, ओके। अब चूंकि ये शो जो है हम लोगों ने कोशिश की है कि इकोनॉमिस्ट वर्सेस जो मार्केट एक्सपर्ट दोनों को जो है हम लोग मिलाकर चले, क्योंकि लोग जो वर्सेस वर्सेस या अलॉन्ग? नहीं नहीं सर, मिलाकर चलेंगे सर। तो विकास सर, चूंकि एक सवाल जय विकास किशन। विकास इज विथ मी, विकास इज नॉट अगेंस्ट मी, विकास इज वेरी मच विथ मी। ठीक है, तो डोंट कीप चलिए, इट वर्सेस, कीप इट आकाश वर्सेस एंड विकास, नॉट जी 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 जी। वर्सेस। सर, जय किशन जी का सवाल है विकास सर। वो कह रहे हैं कि रिमूव एसटीटी जीएसटी स्टाम्प ड्यूटी फर्स्ट फ्रॉम द मार्केट। ऐसी भी बातें आ रही थी सर, जो प्री बजट मीटिंग और कंसल्टेशंस में भी जब हम लोग बैठे हुए थे सर, चर्चा कर रहे थे तमाम स्टेक होल्डर से, उस समय बात आ रही थी। और इसके पहले वाले बजट में भी हम लोगों ने देखा था सर कि उस समय भी जो है हेलियोस कैपिटल के जो है समीर अरोड़ा साहब वो भी कहते हुए दिख रहे थे कि जो एफआईएस की जो सेलिंग का मामला है वो कहीं ना कहीं एसटीटी से जुड़ा हुआ है। आपकी राय हम जानना चाहते हैं विकास सर, आप क्या सहमत हैं या नहीं? हाँ देखिए, डेफिनेटली इस बात से मैं सहमत हूँ। एंड देखिए, सिंपली अगर एक बात बताऊं, अगर कैपिटल मार्केट को आप इतना इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं, एंड संडे के दिन, बजट के दिन पे आप पूरा दिन इस मार्केट को ओपन कर रहे हैं, एंड जहाँ पे कि एफआईआईज कंटिन्यूअसली बाहर निकलते जा रहे हैं, फॉरेन का पैसा निकलते जा रहा है, और आप वहां पे आके, जहाँ पे था कि कुछ रिलीफ मिलना है, और वहां पे आपने आके वहां पे इंक्रीज कर दिया। जी एंड जो एक्सक्यूज दिया गया है कि भाई ऑप्शन ट्रेडर लॉस कर रहे हैं, इसको देख के ये स्टेप्स लिए गए, तो डेफिनेटली थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है। बट अब क्या कर सकते हैं, अब तो बजट आ गया, तो इट इज अ पास, तो अब इसी को लेके चलना पड़ेगा। जी तो होप कि अगर आने वाले बजट में अब नेक्स्ट ईयर कुछ, अगर इस पे कुछ रिलीफ दे पाई है मिड ऑफ द टर्म पे, अगर उनको लगे कि कहीं कुछ देना है तो। बट सीतारमन मैडम जो है वो पूछती हैं कि टैक्स कहाँ और कैसे लिया जा सकता है, तो ओके। इट इज कि हम लोग इसको बट मान के विकास चल। सर, ये भी तो बातें सामने आ रही थी कि इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर जो पॉजिटिविटी जो आई सामने आई, अब तो कहा जा रहा है कि अब संसद में जो है मोदी साहब ने कहते हुए भी नजर आए कि देखिए इससे जो है, हाँ मैं आ रहा हूँ विकास सर, मैं आ रहा हूँ, इनके बाद आ रहा हूँ कि जो चीज़ें हैं बहुत जल्द जो है हम लोगों ने जो है ट्रेड डील साइन कर ली है। और बहुत लोग कुछ मतलब कुछ ही दिनों में जो है कहा जा रहा है कि 9 देशों से जो है ट्रेड डील की गई। बड़े बड़े जो देश हैं वो कहा जा रहा है कि भारत से डील करने के लिए उत्सुक बताए जा रहे हैं। और इसका पीयूष गोयल साहब का भी जो स्टेटमेंट आया कि 4 से 5 दिन में आपको जो है पूरा ब्लूप्रिंट जो है सामने आता हुआ दिखेगा। इसके बावजूद विकास सर, जो एफआईएस की जो सेलिंग है वो थमती हुई नजर नहीं आ रही। बस जिस दिन ये ऐलान हुआ उस दिन अच्छे खासे 5,000 करोड़ के आसपास की जो है अब वो एफआईएस की जो है खरीदारी वाला मामला है। उसके बाद देखिए अब 5 फरवरी का मैं आंकड़ा आपको बता रहा हूँ, कल यानी कल का जो है 1692 करोड़ की बिकवाली एफआईएस की। तो कब तक थमती हुई नजर आएगी विकास सर ये एफआईएस की सेलिंग वाला मामला? देखिए, डेफिनेटली जो ये जो चीजें चल रही है ना, न्यूज बेस्ड है। एंड डेफिनेटली ट्रेड डील होगा, ट्रेड डील के ब्लूप्रिंट्स आएंगे, इट विल टेक अ टाइम। जी इसका जो फंडामेंटल चेंज होगा, डेफिनेटली इट विल टेक अ टाइम। एंड एफआईआई जो भी फंड्स लगाते हैं या जो भी लगाते हैं, वो शॉर्ट ड्यूरेशन के तो लगाते नहीं है, थोड़ा सा लॉन्गर ड्यूरेशन के हिसाब से ही वो चलते हैं। जी तो उनको अभी सबसे आगे दिख रहा है कि यहाँ का मार्केट ल्यूक्रेटिव नहीं रह रहा है, टैक्सेशंस बढ़ रहे हैं, एंड उनको लग रहा है कि दूसरे कंट्रीज में, दूसरे मार्केट्स में उनको। जी
जी कंटिन्यू कीजिए। तो दूसरा मार्केट उनको लुक्रेटिव लग रहा है, तो डेफिनेटली। और मैं देख रहा था कि मेजर सेलिंग जो है लास्ट 1 ईयर में, मैं देख रहा था कि मेजर सेलिंग आईटी सेक्टर्स में जा रहे थे। जी। तो कहीं ना कहीं पॉलिसी टेलविंड्स एंड गवर्नमेंट को इसको रीथिंक करना ही पड़ेगा। ओके। जी। आकाश सर कुछ ऐड करना चाहते हैं, ओवर टू यू सर। देखिए, जहां तक टैक्सेशन की बात है, आई एम विद विकास। ठीक है ना, टैक्सेशन के कंसेशन तो इक्विटी डिजर्व करती ही है, एंड इक्विटी मार्केट शुड गेट। बट जहां तक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात है, मैं आपको यहाँ पे बात जो है ना, फंडामेंटल्स की ना हो के, एक गाना था दिल का मामला है, मामला दिल का है। देखिए है कि आज हर कोई दिल लगा के बैठा हुआ है, किसके साथ? गोल्ड के साथ, सिल्वर के साथ। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चांदनी चौक और दरियागंज और ग्रेटर कैलाश। आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल इन न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी। तो एवरीबडी इज सॉर्ट ऑफ कनेक्टेड टू गोल्ड एंड सिल्वर, और वो दिल को जरूरत से ज्यादा लग गया है। तो इसीलिए जो है, आप देखिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं, सबसे ज्यादा बेवफा वही होते हैं, फटाफट एग्जिट करते हैं, फटाफट निकलते हैं। जी। तो आप ग्रोथ के ये नंबर्स रहने दीजिए, आप देखिए झटके से वो आएंगे। ओके। टैक्सेशन कंसेशन, जहां तक व्हाट विकास इज सेइंग, आई एम विद हिम। टैक्सेशन कंसेशन चाहे एसटीटी हो, चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, मार्केट को मिलने चाहिए। बट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर आएंगे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, एक बड़ा देसी भाषा में आपको बताऊंगा, वो कहां जाएंगे? ग्रोथ तो हमारे पास। आप देखिए जीडीपी ग्रोथ, आप कंपेयर कीजिए। यूएस खुद जनवरी टू मार्च 2025 नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी है। वी हैव एग्जिबिटेड 8.2% जीडीपी ग्रोथ। जर्मनी 2023-24 2 साल नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी है। जापान फॉर द सेम पीरियड वेयर वी हैव एग्जिबिटेड 8.2% जीडीपी ग्रोथ, दे हैव एग्जिबिटेड नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ। और अब तो आकाश जिंदल या आकाश जिंदल डॉट इन नहीं, वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 7.2% जीडीपी ग्रोथ हमारी रहेगी 2025-26 की। एंड दे आर आल्सो कोटिंग आवर कंजम्पशन डिमांड एंड आवर टैक्सेशन रिफॉर्म्स। सर तो फोन कल तो पोर्टफोलियो आरआईएल के जो मालिक हैं मुकेश अंबानी साहब, उनका भी स्टेटमेंट आ गया सर। कहा गया कि 100 रिलायंस बनते हुए मैं देख रहा हूँ। इंडिया की जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी वो बड़ी अच्छी है। कई मतलब मोर्चों पर जो है हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डबल डिजिट ग्रोथ के आसपास आते हुए हम लोग देखेंगे। और इसके अलावा सर, मैं आकाश सर आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहूँगी, कंजम्पशन को लेकर जो आरबीआई के जो कमेंट्स आए हैं, कहा गया कि घरेलू मांग में बढ़त जारी रहने से इकॉनमी को सपोर्ट मिलेगी, शहरी मांग में रिकवरी से मजबूती मिलेगी, निजी खपत जो है उसमें बढ़ोतरी अगले साल भी जारी रहेगी। इसके अलावा सर, अगर जो एग्री फ्रंट पर मैं देखूँ सर, तो रबी फसलों की जो बेहतर बुआई है उससे एग्रीकल्चर सेक्टर का जो प्रदर्शन वो बेहतर होने की संभावना जताई जा रही है। कुछ ऐड करना चाहेंगे आकाश सर? बिल्कुल, इसमें मैं काफी चीजों में आपको इंडोर्स करता हूं। कंजम्पशन और डिमांड तो बहुत जबरदस्त बूस्ट आया है। रादर मैं हमारी सरकार को मुबारकबाद दूंगा। लास्ट ईयर बजट में 12 लाख तक प्रैक्टिकली इनकम टैक्स फ्री कर दिया गया। जी। उसमें मैं तमाम न्यूज चैनल पे था। ज्यादातर जगह स्केप्टिसिज्म थी, ज्यादातर जगह एप्रीहेंशन थी। लोग पूछ रहे थे कि आकाश जिंदल जी होगा क्या इससे, तो जो है हमारी टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगी। डिमांड और कंजम्पशन में बड़ा जबरदस्त बूस्ट आया। और देखिए इंडिया की स्ट्रेंथ, इनकम टैक्स कंजम्पशन जो मैंने प्रिडिक्ट किया था वो उससे बड़ी 8% इनकम टैक्स कलेक्शन में ग्रोथ आई है। 17 दिसंबर 2025 का डेटा दे रहा हूं। अब आइए जीएसटी पे। जीएसटी जब 2 स्लैब देवर डन अवे विद ऑन 23 सितंबर, फर्स्ट नवरात्र को, तब भी यही एप्रीहेंशन थी कि जी डिमांड कंजम्पशन तो बढ़ जाएगी, टैक्स कलेक्शन कम होगा। टैक्स कलेक्शन हमारा बढ़ के आया है दिसंबर 2025। तो डिमांड कंजम्पशन तो सरकार ने बहुत अच्छी बूस्ट की है। और इंडिया की डिमांड कंजम्पशन तो जनाब, दुनिया भर के जो एमएनसीज आ रहे हैं यहाँ पे, वो किस जी। लिए आ रहे हैं? वो इसीलिए आ रहे हैं यहाँ पे क्योंकि उन्हें पता है कि डिमांड कंजम्पशन है। हमारे यहाँ तो आपको मैं डेटा दूं, यू वुडंट हैव दैट मच टाइम। शादियों के सीजन में इतनी डिमांड बन जाती है कि यूएस में रिसर्च हो रही है, आज न्यूयॉर्क में और सैन फ्रांसिस्को में रिसर्च हो रही है, द बिग फैट इंडियन वेडिंग। जी। ऐसा क्या है कि वो पूरी इकोनॉमी को जो है वो एज अ कैटलिस्ट काम करती है। तो इसीलिए जो है हमारी डिमांड और कंजम्पशन तो चलेगी और बढ़ेगी। और रूरल डिमांड भी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है रूरल इकोनॉमी को बहुत सपोर्ट करता है। ये नई रिसर्च सामने आने वाली लोगों के, तो उससे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत फोकस है तो रूरल डिमांड और बढ़ेगी, जो डिमांड और कंजम्पशन को और बढ़ाएगी। और हमारी इक्विटी मार्केट्स को भी वेल डिजर्व ग्रोथ देगी, क्योंकि चलिए। इक्विटी मार्केट्स को वो ग्रोथ नहीं मिली लास्ट ईयर, इस साल मिलने की संभावना है पूरी। चलिए विकास सर, ब्रजेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इनका सवाल है एमटार टेक पर 2700 की बाइंग है, प्लीज सजेस्ट टारगेट एंड स्टॉप लॉस। हाँ देखिए, मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। बहुत अच्छा मोमेंटम पे चल रहा है, वीकली ब्रेकआउट भी है। 2700 का जो लेवल था वही एक ब्रेकआउट लेवल था।
आराम से बने रहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 3900 एंड 4200 अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो। और ओके अगर आप शॉर्ट टर्म देख रहे हैं तो 3700 तक के लक्ष्य अपने को देखने के लिए मिल सकते हैं जी। ओके ओके, गणेश जी के सवाल पर भी ले लेते हैं सर। टाटा केमिकल माफ कीजिएगा, 60 शेयर से 875 के भाव पर 6 महीने तक ये रुक सकते हैं। पूछ रहे हैं बुक लॉस बुक कर लेना चाहिए या बने रहे? देखिए एक बहुत ही क्रूशियल जंक्चर पे टाटा केमिकल्स खड़ा हुआ है। 700 का जो जोन है बहुत ही इनके मंथली चार्ट में इंपॉर्टेंट जोन्स है। नो डाउटेडली काफी लंबे समय से गिरते हुए नजर आ रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे संभलना चाहिए। ओके आपको मैं एक छोटा स्टॉप लॉस बता दे रहा हूँ, ये स्टॉप लॉस को ध्यान पे रखिएगा। आप 685 के एक छोटे स्टॉप लॉस रखिए। अगर 685 के नीचे अगर ये निकल जाता है तो आपको लॉस बुक कर लेना चाहिए। फिर ये नीचे 600 और 550 तक मिल सकता है। नहीं तो बाउंस बैक में यहाँ से अगर बाउंस देता है तो आपको 785 एंड 795 के जोन्स देखने के लिए मिलेंगे। वहां पे आप रिव्यू कर सकते हैं या वहां पे आप थोड़ा सा बुक करके निकल सकते हैं। ओके ओके, एक लास्ट सवाल लेते हैं सर। बिरबल यादव जी का सवाल है आरएम ड्रिप स्प्रिंकलर सिस्टम्स पर 106 की बाइंग है। प्लीज गाइड टारगेट एंड स्टॉप लॉस, 3 महीने का टाइम होरिजन है। सर नाम एक बार रिपीट करेंगे? आरएम ड्रिप स्प्रिंकलर सिस्टम्स ट्रैक करते हैं सर? मैं ट्रैक तो नहीं करता हूँ, बट अगर आप मेरे को इसका सिक्योरिटी कोड बोलेंगे तो मैं बता दूंगा, स्क्रिप्ट कोड बोलेंगे तो। एग्जैक्टली पीसीआर से मैं अनुरोध करूंगा कि आरएम ड्रिप स्प्रिंकलर सिस्टम्स आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा सर। 111.45 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। डेफिनेटली। अब ये देखिए तो खाली सर्किट वाला काउंटर आई थिंक कॉन्स्टेंटली आप चल रहे हैं। 83 से लेके 111 का रेंज आ गया है। मेरे को लगता है कि इस टाइप के जो काउंटर्स होते हैं जनरली जब डाउन ट्रेंड आएगा तो डाउन ट्रेंड में आएगा। बट एक रेजिस्टेंस दिख रहा है 120 रुपए और 125 रुपए के करीब पे। ओके एंड अगर आप लॉन्ग है तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर 100 का रखिए जी। चलिए आकाश सर, आरबीआई गवर्नर साहब की जो 3 कुछ बड़ी बातों में से एक बड़ी बात जो मैं देख पाया वो ये है कि धोखाधड़ी के जो शिकार जो है कस्टमर्स, उनके लिए 25,000 रुपए का मुआवजा तय किया गया है। कुछ जो बड़ी खबर आ रही है उसको मैं डिकोड करता हूं। देखिए, रिजर्व बैंक ने एक नया फ्रेमवर्क लाने का जो है प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत जो है छोटे अमाउंट वाले जो फ्रॉड ट्रांजेक्शन में नुकसान झेलने वाले जो कस्टमर्स होंगे उनको 25,000 तक का मुआवजा दिया जाएगा। तो हाल फिलहाल के दिनों में सर जो आप समझ रहे हो कि जिस तरह से जो डिजिटल फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट वाला जो मामला सामने आ रहा है, उसको लेकर आरबीआई की जो ये प्रो एक्टिवनेस दिख रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत बढ़िया स्टेप है कि जो बेचारे शिकार होते हैं इन चीज़ों के उनको हेल्प तो करनी चाहिए। इससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि मॉनिटरिंग हो और जो है अवेयरनेस हो, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन हो, ताकि लोग शिकार ना हो। और कई नेशनल चैनल्स ने इस पर शो किए, मैं उनका हिस्सा रहा हूँ। इन्वेस्टर्स के साथ मैंने बातचीत की है, पब्लिक के साथ बातचीत की है। तो मेरा, आपका, हम सब लोगों का जो है दायित्व ये बनता है, और आपका प्लेटफॉर्म भी इस मामले में जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है कि लोगों को अवेयर कराया जाए कि इससे आप बचें। लोगों को कैसे, लोगों को अवेयर कराया जाए कि इस तरह के ट्रैप्स में ना आए। तो ये हो जाए तो दी बेस्ट है। क्योंकि ठीक है आरबीआई सहायता कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं आई एम ऑल प्रेजेस फॉर आरबीआई। बट ये फ्रॉड जो हैं बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट के भी हो रहे हैं, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख, इस तरह के भी हो रहे हैं। और उसके बाद जो है सामने वाले को ट्रैक करना, उससे रिकवरी करना, वो बहुत मुश्किल काम हो जाता है। ओके तो आई थिंक इसमें जो है जब हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो इन चीज़ों को, ऑनलाइन को मोटिवेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के फ्रॉड्स को जो है आइडेंटिफाई किया जाए। इनको रूट कॉज लेवल पे जैसे ये शुरू हो वहीं पे निप द इवल इन द बड हो, ताकि इस तरह के लोगों को एक तो डिमोटिवेट किया जाए। दूसरा मैं एक और कहना चाहूंगा आपके प्लेटफॉर्म पे, अगर आपको पता चल गया कि आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड कर रहा है, आपने नहीं होने दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां शांत ना हो कि मेरा पैसा नहीं गया, ठीक है, अच्छी बात है। आप साथ के साथ पुलिस को इन्फॉर्म जरूर करें, क्योंकि साइबर क्रिमिनल को निप करना इन द बड वो भी बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने नहीं होने दिया, कल को 100 लोगों के साथ करेगा वो। मेरे साथ भी ऐसा कुछ करने की कोशिश की गई, मेरे एक सीनियर रिश्तेदार के साथ। आई इंश्योर्ड कि उसके अगेंस्ट एक्शन हो, ताकि आज अगर मैंने ऐसे छोड़ दिया तो कल और 100 शरीफ लोगों के साथ वो एक्शन करेगा। इन लोगों के खिलाफ सिर्फ अपना बचाव ना करें, एक्शन भी ले, ताकि इस तरह के लोगों को हम जो है इन लोगों को पेनलाइज करें, ताकि ये आगे समाज में और गड़बड़ ना फैले। चलिए सर, कई व्यूअर्स हमसे ये भी पूछ रहे हैं कि सर एफवाई जो है 27 की जीडीपी के अनुमानों को टाला गया है। इसके पीछे तर्क ये दी गई सर कि न्यू जो है जीडीपी सीरीज के कारण जो है फाइनेंशियल और 27 जीडीपी के अनुमान को जो है फिलहाल जो है टाल दिया गया है। ये मामला जो है, इसको बहुत ही आसान भाषा में आप समझाइए सर हमारे व्यूअर्स को। देखिए, मैं इसमें बहुत ज्यादा रीड इनटू करता नहीं हूँ। देखो, बहुत ज्यादा हमने देखा है कि न्यूज चैनल पे डिबेट में मेरे साथ जो है ऑपोजिशन के लोग आते हैं, वो जीडीपी के डेटा को क्वेश्चन करते हैं। बट मेरे हिसाब से जीडीपी में बहुत ज्यादा कुछ क्वेश्चन करने को है नहीं है। वो तो बेस ईयर का शिफ्ट है सर बेसिकली। जी जी, देखिए ऑलरेडी जो है
हमारी जीडीपी जो है बड़े सही तरीके से कैलकुलेट हो रही है, और ये हमारे टैक्स नंबर्स में भी आ रहा है, जीएसटी कलेक्शन में, इनकम टैक्स में। तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा रीड इन ना। जी, लगता है हम लोग का संपर्क जो है आकाश सर से जो है टूट चुका है। विकास सर आपका रुख करें जी, आवाज आ रही है सर? ये के हाँ, मेरे को तो आवाज आ रही है। जी कैन जी यू प्लीज हियर आप मी? कंटिन्यू करें। आपको मेरी आवाज आ रही? हाँ जी जी हाँ, तो प्लीज। मेरा ही मानना है कि इस पे ज्यादा रीड इन ना करें। जीडीपी हमारी इस साल भी अच्छी रहेगी, और इस साल भी आप मेरा एनालिसिस ले लें, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशहिंदल.in का, जीडीपी इस साल भी हमारी दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से फास्टेस्ट रहने वाली है। इसमें डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगी, और साथ ही साथ है जो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स पे हमारा फोकस है, वह भी काफी रोल प्ले करेगा। जो लोग, एक और चीज जो आपने नहीं प्रश्न पूछा वो भी आंसर कर दूं, प्लीज तमाम सर। जगह पूछा जा रहा है, एप्रीहेंशन रखते हैं कि यूएस से कुछ सामान की डंपिंग की जाएगी, उन लोगों को बता दूं, प्लीज डेप्थ में जाएं, फिर जाके एप्रीहेंशन के पीछे लगे। यूएस अगर कुछ एक्सपोर्ट करता भी है हमें, तब भी वहां लेबर कॉस्ट उतनी ज्यादा है। ठीक। अगर मेरे हिंदुस्तान की आइटम 50 रुपए में हुई, यूएस की आइटम कंपेरेबल जो है वो कम से कम 300 रुपए में होगी। तो इसलिए प्लीज रिमूव दैट एप्रीहेंशन फ्रॉम योर माइंड कि अब जो है यूएस को कोई ऐसा हमने चीज दे दी है कि वो बिना किसी उसके टैरिफ के डंपिंग कर देंगे माल की। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वो डंपिंग कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहां यूएस की उतनी महंगी आइटम्स के खरीदार बहुत ही लिमिटेड लोग होंगे, क्योंकि हमारी आइटम और हमारी मार्केट बहुत प्राइस सेंसिटिव है। मैं यहाँ में स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा, बाजार जहां हम जाके शॉपिंग करते हैं वो बहुत प्राइस सेंसिटिव है। वहां जब 50 रुपए की चीज मिल रही है, तो यूएस के नाम पे कोई 300 रुपए की चीज ले ले, वो बहुत ही रेयर, सिर्फ 1-8% कस्टमर होंगे। तो चलिए। डोंट वरी कि इस ट्रेड डील का कोई नुकसान होगा। इंडिया की इकोनॉमी 4 चांद लगाने वाली है, ये आकाश जिंदल और आकाशजिंदल.in की प्रेडिक्शन है। और चाहे आप 3 महीने 6 महीने बाद दोबारा मुझसे इस चीज पे ले सकते हो। चलिए अब विकास जी का रुख करेंगे। सर, कोल इंडिया को लेकर सवाल पूछा जा रहा है। राकेश जी का सवाल है, 471 की बाइंग है, होल्ड करें या लॉस बुक कर लें? डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। मेरे को टेक्निकली चार्ट्स में लग रहा है कि बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखे 414 रुपीज के नीचे का। अगर 414 नहीं टूटता तो बाउंस बैक में आपको 460 और 485 के लेवल्स बहुत जल्दी दिखा देगा। ओके जी ओके। आकाश जी। गुरदीप कौर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका सवाल है कि सर, अडानी पोर्ट एंट्री प्राइस क्या होगी, ये प्लीज बता दें। अदानी पोर्ट्स के ऊपर पूछ रहे हैं। जी सर, अडानी पोर्ट। देखिए, अदानी ग्रुप में अगर मैं बोलूँ फंडामेंटली कोई सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनीज है तो उसमें से एक अदानी पोर्ट्स है। एंड अदानी पोर्ट्स हमेशा हमारे क्लाइंटों के लिए रिकमेंडेशंस पे भी रहता है लोअर लेवल्स पे। एंड अदानी पोर्ट देखिए, अगर आप पोर्टफोलियो में बने रहिए, ये बहुत जल्दी 1600 का जैसे ही घर टूटा हुआ नजर आएगा तो एक वीकली ब्रेकआउट होगा आपको, फिर इसमें लाइफ टाइम हाइक लगते हुए नजर आएंगे 1800 और 2000 के रेंज के। एंड अगर हम लोग देखें तो इस वीक भी करीब करीब 15% चल चुका है लोअर लेवल से। एक सपोर्ट आपको बता दे तो ये सपोर्ट ध्यान पे रखिएगा, 1504। 1504 अभी इसका ट्रेलिंग सपोर्ट है। ये जब तक नहीं टूटता तब तक ट्रेंड और स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। एंड 1622 और 1697 अभी शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे आप चाहे तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान दे सकते हैं। ओके विकास सर, आपका बहुत शुक्रिया। और सर हमारे साथ जो आकाश जिंदल साहब थे उनका भी बहुत शुक्रिया। विकास सर, जाते जाते अगर आपका कोई डिस्क्लेमर हो तो प्लीज़ दे दीजिए। हाँ, इनमें से काफी सारे स्टॉक्स जो डिस्कस हुए हैं उनमें हमारे क्लाइंटों का पोजीशन हो सकता है। तो कोई भी तरह की बाइंग सेलिंग एक्टिविटी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें, और हमारे वेबसाइट chartandtrade.com में जाके आप डिस्क्लेमर पढ़ सकते हैं।